जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग पॉलिटी पढ़ने के क्रम में मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, इन सब के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। इतना बड़ा देश है, एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है चलाना। कि जैसा कि अगर आप लोग सोचते हैं कि प्रधानमंत्री जी ही सिर्फ अकेले देश को चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। उनकी सहायता और सलाह के लिए ढेर सारे लोग भी लगे हैं और अलग अलग मंत्रालय लोगों में डिवाइड किया गया है। वो सब अपने अपने मंत्रालय के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और काम करते हैं अपनी जिम्मेदारी के साथ। तो उन्हीं सब के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है कि कैसे नियम कानून बनाया जाता है, किसको क्या जिम्मेदारियां मिलती हैं, कौन होता है कैबिनेट मंत्री, कौन होता है स्वतंत्र प्रभार और कौन होता है राज्य मंत्री। इन सब के बारे में और मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद के बारे में जो बेसिक डिफरेंस है उन सब के बारे में चर्चा होगी। और हम देखेंगे कि मंत्रिपरिषद की जो संख्या है या मंत्रिमंडल की जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, जो संविधान संशोधन करके बनाया गया, उन सब के बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। संविधान में मंत्रिपरिषद का जो उल्लेख है एक बार किया गया है। एग्जाम में पूछा गया है एक दो बार क्वेश्चन कि मंत्रिपरिषद का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो आर्टिकल 352, जब हम पिछले क्लास में देखे हैं आपातकाल, तो वहाँ पे बताया गया है कि जो आपातकाल है, आपातकाल की घोषणा जो है सिर्फ प्रधानमंत्री अकेले नहीं कर सकते, वो मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पे करेंगे। और वही पहली बार प्रयोग हुआ है और एक बार संविधान में प्रयोग हुआ है आर्टिकल 352 में। हमने देखा है आपातकाल में 352, 356 और 360 हमने पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ लिया है। तो वहीं पे बताया गया कि मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पे राष्ट्रपति आपातकाल लगाएंगे। ये बातें की गई हैं और वही एक बार संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए, अब मंत्रिपरिषद में अगर हम डिवाइड करें कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं। कैबिनेट मंत्री को बड़े बड़े मंत्रालय दिए जाते हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय है ना, और विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इन सब को अलग अलग मंत्रालय दिया गया है। और उन्हीं को कहा जाता है, जिनके अंडर में मंत्रालय होता है, वो जो मंत्री होते हैं उन्हीं को कैबिनेट मंत्री कहा जाता है, कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे कि जो लोकसभा के सदस्य हैं या राज्यसभा के सदस्य हैं तो सारे सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है, ऐसा नहीं है। लोकसभा के लोग जो चुन के आते हैं, जैसा मोदी जी हैं बनारस से चुन के आए हैं, और अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग संसदीय क्षेत्र है अलग अलग क्षेत्रों से चुन के आते हैं, तो सबको मंत्री नहीं बनाया जाता। जिनको मंत्रालय दिया जाता है और जिनमें जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है, उस मंत्रालय के जो लोग हैं उनको कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। जैसे विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री कौन है भैया? एस जयशंकर साहब हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। होम मिनिस्टर किसके पास है? तो अमित शाह जी के पास है। और वित्त मंत्रालय किसके पास है? तो निर्मला सीतारमण जी के पास है। आप लोग बजट पास हुआ है, देखिए उस पर ध्यान लगाइएगा कि करंट अफेयर का मुद्दा बनेगा वहाँ पे। तो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनके पास बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं। वो अपने मंत्रालय के सर्वे सर्वा होते हैं, वो पूरा काम देखते हैं। अच्छा, कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये मंत्रालय है, कैबिनेट मंत्री है कोई, अब इनकी सहायता के लिए एक राज्य मंत्री होंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली है कि कैबिनेट मंत्री के जो सदस्य हैं, यानी कि जो कैबिनेट मंत्रालय है, राज्य मंत्रालय से वो हेल्प लेते हैं, लेकिन राज्य मंत्री जो होता है वो कैबिनेट मंत्री नहीं होता है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। कैबिनेट मंत्री के सहायता के लिए राज्य मंत्री होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे कैबिनेट मंत्री नहीं रहे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये मंत्री जो होते हैं अब इस मंत्रालय को देखते हैं। कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति में राज्य मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री की तरह ही कार्य करते हैं। लेकिन जब ये राज्य मंत्री जो होता है, जब ये कैबिनेट मंत्री हो जाते हैं, तो इन्हीं को कहा जाता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। या इनको कुछ ऐसे विभाग दे दिए जाते हैं स्वतंत्र प्रभार के, तो उसके बारे में यही बताया गया। ये दोनों व्यक्ति सेम हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मंत्रिपरिषद, इसमें मंत्रिपरिषद को अगर हम डिवाइड करें, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। कैबिनेट मंत्री जिसमें बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं
और उस मंत्रालय को किसी एक व्यक्ति को आवंटित किया जाता है। वो कैबिनेट मंत्री के हेल्प के लिए राज्य मंत्री होते हैं और राज्य मंत्री कई बार स्वतंत्र प्रभार को भी देखते हैं। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, देखिए मंत्रिपरिषद जो है वो बड़ा क्षेत्र है। मंत्रिपरिषद में ढेर सारे मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद में ढेर सारे मंत्री होते हैं, लेकिन सभी जो मंत्री हैं वो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं, वो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। कहने का आशय ये है कि मान लेते हैं कि 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, ये मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं। और इन 100 लोगों में से 20 लोगों को मंत्रिमंडल का सदस्य हम कह सकते हैं। और ये मंत्रिमंडल के सदस्य कौन होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, बड़े बड़े जो मंत्रालय हैं जैसे रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय, ये जो कैबिनेट मंत्रालय है इसमें से जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है उसके जो सदस्य होते हैं वो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। यानी कि कहा जा सकता है ये तो पूरा मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद में कुछ मंत्री जो होते हैं यानी कि कैबिनेट मंत्री, ये मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। सारे कैबिनेट के मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य भी नहीं होते हैं। कुछ लोग जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है उसके सदस्य जो होते हैं वो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। और ये मंत्रिमंडल जो है ये ही बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ये मंत्रिमंडल ही बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और मंत्रिमंडल के जो फैसले होते हैं, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में, हर हफ्ते लगभग बैठक होती है मंत्रिमंडल की, और यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल में बहुत महत्वपूर्ण जो फैसले होते हैं वो लगभग हर साल, हर महीने या कह सकते हैं हर हफ्ते के लिए बैठक होती है मंत्रिमंडल की, और उसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। और मंत्रिमंडल के जो फैसले होते हैं वो मंत्रिमंडल के जो फैसले होते हैं वो मंत्रिपरिषद के फैसले मान लिए जाते हैं, वो मंत्रिपरिषद के फैसले मान लिए जाते हैं। ऐसा होता है कि जो मंत्रिमंडल के जो फैसले हैं, लोगों की बैठक हुई है, उन सब के फैसले मंत्रिपरिषद के फैसले माने जाते हैं, ऐसा होता है। तो इतनी बातें हम समझा पा रहे हैं आपको कि मंत्रिपरिषद क्या है। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री कौन है, राज्य मंत्री कौन है, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है। और मंत्रिपरिषद में, पूरे मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो कौन होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री, यही जो है मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, यही जो है मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। चलिए, अब यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ये भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। पूछा जाएगा कि मंत्रिपरिषद का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो आर्टिकल 352 में एक ही बार किया गया है संविधान में। अच्छा, और क्या होता है कि मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्रिमंडल के फैसले जो है मंत्रिपरिषद के फैसले होते हैं, ऐसा माना जाता है। अच्छा, इसमें और कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो अब जो महत्वपूर्ण है वो 2-3 की पॉइंट है, यहाँ से जो क्वेश्चन बने हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। अरे भैया, अगर ज़्यादा समस्या हो रही है तो ऐसे समझिए कि आपके घर में अगर जॉइंट फैमिली है तो 6 से 8 लोग होंगे, अथवा तो न्यूक्लियर फैमिली है तो 2 से 3 लोग होंगे। हम न्यूक्लियर फैमिली की बात नहीं कर रहे, जॉइंट फैमिली की बात कर रहे हैं। तो पूरा एक परिवार चल रहा है अच्छे से, और उसमें कुछ लोग हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सदस्य तो सारे हैं घर के, लेकिन जो महत्वपूर्ण घर के फैसले होते हैं वो कुछ ही लोग लेते हैं, लेकिन वो फैसले पूरे घर के लोग मान लेते हैं। ऐसा होता है कि हाँ, इनके पूरे घर वाले इस फैसले से एग्री करते हैं। तो जो बड़े लोग हैं उम्र में, वो फैसले लेते हैं, बाकी सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। वही बात यहाँ की गई है कि जो मंत्रिमंडल है वो मान लेते हैं कि बड़े लोग हैं, वो उनके जो फैसले हैं वो मंत्रिपरिषद के फैसले मान लिए जाते हैं। इतनी बातें। चलिए, अब अगला पॉइंट है, ये बताया जा रहा है इसमें कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया भैया कि जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी हो सकती है। तो बताया जाता है लोकसभा की जो कुल संख्या है, आप बताइए कि लोकसभा की कुल कितनी संख्या है, 552, 550, आप कमेंट करिएगा। तो वही कह रहा है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या लोकसभा की संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये आप ध्यान दीजिएगा, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये नियम पहले नहीं था, संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। वो कौन सा संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है वो भी पूछा गया है। 91वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। ये कब जोड़ा गया है, 2003 में।
91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये नियम बनाया गया कि जो मंत्रिपरिषद की संख्या है, मंत्रिपरिषद की संख्या कुल संसद की यानी कि लोकसभा की जो कुल संख्या है उसका 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या है, जो मंत्री होते हैं और एक होता है मंत्री और एक होता है मंत्रिपरिषद। मंत्री और मंत्रिपरिषद मतलब मंत्रियों के समूह को कह सकते हैं, है ना। तो वही बात कही जा रही है कि मंत्री जो होते हैं वो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है भैया? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। एक मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। कहने का मतलब ये है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वो पद पे बना रहेगा। लेकिन मंत्रिपरिषद के बारे में अगर बात होगी कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, तो आप बताएंगे कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। अगली बात है कि कोई मंत्री जिस सदन का है, कहने का मतलब ये है कि जैसे लोकसभा के हैं या राज्यसभा के हैं, 2 सदन हैं, लोकसभा या राज्यसभा के कोई भी मंत्री हो, वो मंत्री जो है जब लोकसभा या राज्यसभा, मान लेते हैं कि लोकसभा के हैं मंत्री हैं, तो लोकसभा के सदस्य हैं, उनको मंत्री बनाया गया है, तो वो लोकसभा में ही वोटिंग करें। बाकी राज्यसभा में बोल सकते हैं, वहाँ बैठ सकते हैं और हर चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जब वोटिंग करने की बात आएगी तो जिस सदन का सदस्य है उसी सदन में वोट करेगा। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा कि कोई मंत्री जिस सदन का सदस्य होता है केवल उसी सदन में वोट कर सकता है, बाकी दूसरे सदन में बोल सकता है, बैठक में भाग ले सकता है, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन जिस सदन का है केवल उसी में वोटिंग करेंगे। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है? अगला है मंत्रिपरिषद लोकसभा में अपना विश्वास रखते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मंत्रिपरिषद जो होती है, मंत्रिपरिषद लोकसभा में अपना विश्वास मत जो है रखती है, जबकि विपक्ष लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि वर्तमान बीजेपी सरकार है, वो लोकसभा में अपना बहुमत पेश करती हैं, तब उनको सरकार बनाने का मौका मिलता है। और यही बहुमत अगर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया विपक्ष के द्वारा, विपक्ष ही तो लाएगी अविश्वास प्रस्ताव अगर विपक्ष लेके आती है, और वो भी शर्त होती है कि कुल सदस्य संख्या का कम से कम 50 सदस्य हो, है ना। मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव रखती है, जबकि विपक्ष लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाती है। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? विपक्ष लाएगी। कहाँ लाएगी? लोकसभा में। कितने सदस्य होने चाहिए कम से कम लाने के लिए? 50 सदस्य होने चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में विपक्ष लाता है, विश्वास प्रस्ताव कौन रखता है? तो जो सरकार बनाएगा वो विश्वास प्रस्ताव रखेगा। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। और अगली बात क्या है? अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। ये भी 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, जबकि मंत्रिपरिषद का एक बार उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 352 में। इतनी बातें मंत्रिपरिषद से आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद आर्टिकल 352 में इसका उल्लेख किया गया है, ना कि आर्टिकल 352 में है। आर्टिकल 352 में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, कैबिनेट मंत्री इनके अंडर में बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं और इनकी सहायता के लिए राज्य मंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री के जो सदस्य हैं और जो कैबिनेट मंत्री में बड़े बड़े मंत्रालय हैं, उनके जो सदस्य हैं उनको मंत्रिमंडल का सदस्य कहा जाता है। और यही मंत्रिमंडल के सदस्यों की हर सप्ताह बैठक होती है और इसी मंत्रिमंडल के जो फैसले होते हैं वो मंत्रिपरिषद के फैसले मान लिए जाते हैं। और इसमें और क्या ध्यान देना है कि हाँ, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। अगली बात, मंत्रिपरिषद के मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है सामूहिक रूप से। कोई मंत्री जिस सदन का सदस्य होता है केवल उसी में वोटिंग कर सकता है, बाकी सारे क्रियाकलाप वो अगले सदन में कर सकता है। कहने का मतलब है कि अगर लोकसभा के सदस्य हैं तो लोकसभा में ही वोटिंग करेंगे, राज्यसभा में वोटिंग नहीं करेंगे। बाकी सारी बातें सेम रहेंगी, चाहे बैठक में भाग लेना हो, बोलना हो, ये सारी बातें होंगी।
उसके बाद मंत्रिपरिषद लोकसभा में अपना विश्वास प्रस्ताव रखती है, जबकि विपक्ष जो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाती है। कितने सदस्य होने चाहिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए? कम से कम तो 50 सदस्य होने चाहिए। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, जबकि मंत्रिपरिषद का उल्लेख केवल एक बार किया गया है। अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तब करेंगे जब मंत्रिपरिषद लिखित रूप में राष्ट्रपति को ये सूचना दे। इतनी बातें हैं। अब इसको आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और अगली क्लास जो होगी हम लोगों की, अगली क्लास जो होगी उसके बारे में हम देखेंगे कि हाँ उस क्लास में क्या क्या एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहा है, जो एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है, उन्हीं सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अगर एक दो बार यहाँ से क्वेश्चन और पूछा गया है, हम इसको रफ कर दें थोड़ा सा, और एक दो पॉइंट और है, अगर चाहे तो आप देख सकते हैं इसको। आप अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम थोड़ा सा एक दो पॉइंट अगर हम चर्चा करें कि किचन कैबिनेट क्या होता है, छाया कैबिनेट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, किचन कैबिनेट की बात अगर हम करें, इसी में पूछा गया है कैबिनेट में जो है अलग अलग, लेकिन वनडे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा सा जब ऊपर की एग्जाम देंगे, जैसे समीक्षा अधिकारी हो गया या फिर पीसीएस वगैरह हो गया, तो वहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन पूछा गया एक दो बार। किचन कैबिनेट क्या होता है? किचन कैबिनेट में ये होता है कि जो प्रधानमंत्री के बड़े खास लोग होते हैं, जिनका आना जाना उनके घर पे होता है या रसोइये तक पहुँच है जिनकी, उन्हीं को किचन कैबिनेट कहा जाता है। इसमें प्रधानमंत्री के बड़े खास लोग होते हैं। और ये व्यवस्था कहाँ है? ये व्यवस्था यूक्रेन में पहले थी। हाँ, हमारे यहाँ भारत में कुछ लोगों ने इसके बारे में किचन कैबिनेट के बारे में चर्चा की है, लेकिन ये संवैधानिक कोई संस्था नहीं है, है ना, संवैधानिक संस्था नहीं है। यूक्रेन में ऐसी व्यवस्था की गई थी। अगर एक दो बातें और ध्यान देनी है कि छाया कैबिनेट होता है, एक होता है छाया कैबिनेट। ये क्या होता है कि जो विपक्ष वाले होते हैं, विपक्ष का कोई मंत्री, वो सत्ता पक्ष के साथ कह सकते हैं कि छाया की तरह रहता है और हमेशा आसपास उसके रहता है, और वो सरकार के जो क्रियाकलाप होते हैं उस सब के बारे में नज़र रखता है। ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है छाया कैबिनेट की? तो ये जो है ब्रिटेन से इस व्यवस्था को ग्रहण किया गया है, अथवा कह सकते हैं कि वहाँ पे ऐसी व्यवस्था की गई है। और अगर एक दो पॉइंट यहाँ हम देखें कि जो कैबिनेट सचिवालय है, अगर हम कैबिनेट सचिवालय की बात करें, तो कैबिनेट की नियुक्तियों में जो अगर हम देखेंगे, कैबिनेट की नियुक्ति समिति जो होती है, अलग अलग तरीके से जो नियुक्तियां होती हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण अगर हम बात करें कैबिनेट सचिवालय की, कैबिनेट सचिवालय, एक दो बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। कैबिनेट सचिवालय किसके अंडर में काम करता है? तो पीएमओ ऑफिस के अंडर में काम करता है। ये प्रधानमंत्री को जो है सलाह वगैरह देने का काम भी करता है। आईएएस अधिकारी जो होता है वो इसका हेड होता है। पीएमओ ऑफिस के अंडर में ये काम करती है ना। ये दो तीन बातें हैं, इसके बारे में एक दो बार क्वेश्चन पूछा भी गया है ना। कैबिनेट सचिव जो होता है, जो आईएएस अधिकारी होता है, कैबिनेट सचिव, ये इसका प्रमुख होता है और पीएमओ ऑफिस के अंडर में ये काम करती है। कौन? कैबिनेट सचिवालय। इतनी बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मुझे लग रहा है कि इस टॉपिक से चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं। अब अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे कुछ नया पॉलिटी से लेके। हम लोग क्रम से चीज़ें पढ़ रहे हैं और इसी क्रम को हम लोग फॉलो करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की भी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। लगे रहिए, एग्ज़ाम होना सुनिश्चित हुआ है। आने वाले समय में ढेर सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं, तो आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और प्रैक्टिस वगैरह करते रहिए। चलिए, आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।